भी किया। और प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने जो कॉन्फिडेंस भी हमारा बिल्ड हुआ, हमारे पॉइंट्स भी क्लियर हुए। बिकॉज लर्निंग तो लर्निंग भी बहुत हुई। फिर उसके साथ साथ जब हम प्रेजेंट करते रहे ना अपना कोई भी मतलब टॉपिक, तो उससे ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, बल्कि ये हुआ कि वो कॉन्फिडेंस भी साथ साथ हमारा बेहतर होता गया। किस तरह से बोलना है, किस तरह से लेके चलना है, मतलब सबको साथ इंटरेक्टिव कैसे क्लास को बनाना है। तो ये चीजें सीखने को मिली हमें। बहुत अच्छा सेशन रहा ओवरऑल। आपने भी बहुत अच्छा हमें सिखाया। तो ये कह सकते हो बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ओवरऑल अगर सेशन की बात की जाए तो दैट वाज गुड। थैंक यू मैम। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह चलना चाहिए, आहिस्ता 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 इंसान खुद ही इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है और फिर एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बन जाता है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त कौन सा डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं आप? सर ऐसा है कि मैम ने अभी स्टार्ट करवाया था, फिर बेसिक से लेके चल रही थी, स्टार्ट किया था कि लाइक स्टूडेंट्स के काफी स्टूडेंट्स थे उनके जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। तो उनको फिर हम्म। से दोबारा से मैम ने कहा था कि ताकि आपके बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाए, तो वो एरेस से रिलेटेड ही लेके चल रही थी। तो पहले तो बस ये था कि मिक्स चल रहा था, जैसे पहले भी आपने सेशन में आए थे तो आपको बताया था कि मिक्स चल रहा है। मतलब जो जिसने क्वेश्चन प्रिपेयर किया वो आके प्रेजेंट कर रहा है, या मैम लेके चलनी थी अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल। लेकिन स्टूडेंट्स का ये था कि जिस चीज की जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी जिस क्वेश्चन की, तो अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट करते रहे थे। तो अभी रिसेंटली कुछ थ्रू बिफोर आई थिंक 2 to 3 डेज बिफोर मैम ने, या इसी वीक में शायद मैम ने स्टार्ट लिया है बेसिक्स लेके चलेंगे आ रहे कि ताकि हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं। दैट्स इट सर। बल्कि मैंने बात भी की थी तब के कोई लिस्ट या इस तरह से बनाई जाए कि जिसको फॉलो करते हुए हमें पता हो कि स्टेप बाय स्टेप, आप ही ने शायद सजेस्ट किया था कि स्टेप बाय स्टेप चलें, रैंडमली इस तरह से ना लेके चलें क्वेश्चंस को, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो ये है कि इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। तो फिर उसके बाद फिर सर कुछ प्रेजेंटेशंस चल पड़ी और फिर इस तरह से लेक्चर्स चले तो वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। चलें, कोई बात नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हैं ना कि आप एक शीट बना लें। ठीक है, गूगल शीट का तो आपको पता होगा, सब फेमिलियर होंगे होप सो। अगर नहीं है तो हो जाएंगे। उसमें ये होता है ना कि हमारे पास कॉलम्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपका है जी टारगेट कि हमने 2 वीक्स तक एरे को डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक दिन क्या होगा कि एरे की बेसिक्स जो होंगी वो डिस्कस हो जाएंगी, एरे होती क्या चीज़ है। ठीक है, और इसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट कैसे करते हैं, इसमें से वैल्यूज़ को रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू इसमें से पिक करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एरे है। ठीक है, इसमें से मैंने 3 को पिक करना हो तो मैं इंडेक्स 1 कॉल करूंगा। मैं कहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल इसका नाम ए है तो आप ए के अंदर 1 इंडेक्स पे जाओ तो मुझे 3 मिल जाएगा। इस तरह की थोड़ी बेसिक्स डिस्कस करने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास एक शीट हो जिसपे हमने लिखा हो कि फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो एरे के रिलेटेड है। ठीक है, और उधर हम यहाँ पर एक मंडे की डेट दे दें। डेट कुछ भी हो सकती है, मैं 2 लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपने इसमें क्या किया जी, एरे की बेसिक्स डिस्कस कर ली। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही डेट्स चल रही हो। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे होता है ना, अंदर सैटरडे संडे आ जाता है, तो सैटरडे संडे की जो 2 रोज होंगी उनको आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको हाईलाइट कर सकते हैं कि इन डेज में कोई लेक्चर नहीं होगा, मतलब कोई कलर कर सकते हैं पेस्ट। उसके बाद दोबारा तो इसमें क्या होगा कि आप लोग ऐसा यहाँ पे तो डेट्स आ गई हैं आपकी। आप इस कॉलम के अंदर, ठीक है, लिंक पेस्ट कर सकते हैं कि जो भी एरे का प्रॉब्लम जिसने भी प्रेजेंट करना है, और यहाँ पर प्रेजेंटर का एक कॉलम होगा जिधर वो अपना नेम लिख सकता है। इसी तरह यहाँ पे प्रॉब्लम का एक कॉलम होगा जिसमें सेकंड प्रेजेंटर अपना लिंक रखेगा और यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। तो जिस दिन जो स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे वो उसी तरीके से अपने प्रॉब्लम का लिंक और अपना नाम पेस्ट कर सकते हैं, जब तक कि आप इसको अच्छे तरीके से डिस्कस ना कर लें। तो ये एक ऐसा तरीका हो जाता है कि जिससे रिकॉर्ड भी बन जाता है
कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, सेशंस में एक्टिव रहे हैं। ठीक है, और एक शीट भी रेडी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसके बड़े फायदे होते हैं। अच्छा, अब आज का जो प्रॉब्लम है, इस सॉरी, आज का जो दिन है, तो कोई पर्सन जो अवेलेबल हो आज क्वेश्चन प्रेजेंट करने के लिए, एरे के रिलेटेड कोई भी हो जाए, बेशक पहले किया दूसरी दफा करना चाह रहे हैं वही सेम प्रॉब्लम तो कर सकते हैं, नो इशू। हाँ जी, कोई है विलिंग जो करना चाहे? सर मेरा ख्याल अभी कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी भी इतना कोई भी कैपेबल नहीं है कि ऐसे रैंडमली मतलब कोई कहा जाए और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम नॉट एबल टू, मतलब मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अगर मैं मुझे सडन कहा जाए तो मैं कोड खुद से लिख सकूं या कुछ कर सकूं। तो अभी यही हाँ, इसलिए बस। इस वक्त मैम आपके पास लैपटॉप है? यस सर आई हैव। ठीक है, ज़बरदस्त। तो फिर आप ऐसा करें, स्क्रीन शेयर करें और हम सब मिलकर देखते हैं कि उसको कैसे कोड कर सकते हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम पिक करके, ठीक है, एरे का। तो ये तो वो बात होगी जो बोले उसी को फंसा दें। नहीं नहीं, आप बेशक खामोश रहिएगा, जैसे हम कहेंगे वैसे करते जाइएगा। ओके फाइन। तो लीड कोड का कोई भी क्वेश्चन निकालूं या एरे से रिलेटेड? आप स्क्रीन शेयर करें, हम मिलके चूज कर लेते हैं। ओके फाइन। देखें, सेशंस है हमारी लर्निंग के लिए, ठीक है, आपने कभी भी प्रेजेंट करने से नहीं डरना। एट द एंड यही होगा ना कि हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर जब कोई खतरा ही नहीं है तो फिर क्या टेंशन। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, 35 लिखें यहाँ पर, ये सर्च क्वेश्चन के अंदर एक बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हम इसको देख लेते हैं। ओके सर। 35 सर्च इंसर्ट पोजीशन। यस, ये तो आपने किया हुआ है, तो ठीक है, जबरदस्त। सर किया हुआ, पता नहीं कब का किया हुआ। चले कोई करते बात हैं, नहीं, दोबारा आप पार्टिसिपेट कीजिएगा ना साथ में। श्योर। बस हमें सोल्यूशन वो करना है जिसमें बाइनरी सर्च को डिस्कस ना किया गया हो। बाइनरी सर्च से सब फेमिलियर है? यस सर। ओके, ठीक है। तो मैम, आप पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ये बता सकती हैं कि बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें हम करते क्या हैं? सर बाइनरी सर्च में बेसिकली ये है कि हमें दोनों मतलब टू चाइल्ड्स होते हैं किसी भी रूट नोड के। तो हम उन टू चाइल्ड्स से रिलेटेड मतलब ये है कि सर्च करते हैं कि अगर तो लेफ्ट जो स्मॉल जो वैल्यूज होंगी वो रूट नोड के उधर लेफ्ट साइड पे आएंगी, और जो रूट नोड से बड़ी वैल्यूज आएंगी वो उधर आएंगी राइट साइड पे। तो अच्छा। और अच्छा, मैं सर एनोटेट करके ना थोड़ा सा इसको मजीद वो करने की कोशिश करता हूँ। ये श्योर। ठीक है, सबसे पहले हम जब एरे की बात सर करेंगे ना। बाइनरी सर्च में जी जी, प्लीज बोलें। सर आप कंटिन्यू करें। ओके, अच्छा। अच्छा, ये है हमारे पास लिस्ट। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकें अगर हमारे पास लिस्ट हो, कि लिस्ट हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में हो, ऐसे ही है ना? ये सर आ गया तो याद। एग्जैक्टली exactly. तो अब मुझे ये बताएं, जो मैंने ये लिखी है लिस्ट हम्म। या एरे कह लें आप, ठीक है, तो हम्म। ये एक सॉर्टेड एरे है या नहीं है? तो सॉर्टेड है। यस
एग्जैक्टली सॉर्टेड है। अच्छा, तो अब हम क्या, इधर हमने क्या किया हुआ है कि हमने लेफ्ट जो है अपना जीरो इंडेक्स मतलब हमारी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और हमने यहाँ पर राइट n-1 किया हुआ है, तो n में यकीनन हमारे पास लास्ट इंडेक्स दिया होगा। मेरे सामने ये आ रहा है, एक मिनट। अच्छा, ये लाइन नंबर 3 पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि लेंथ ऑफ नम्स, तो हमारे पास ये जो नम्स स्क्रीन पे बन रही है इसकी लेंथ कितनी है? 5 है ना? यस सर। ठीक है। और लेंथ, जी जी, हाँ, और अगर सिक्स की बात हम करें तो कहें फोर कि बनेगी। हमारे पास और अगर हम कहें कि इसमें हमारे पास लास्ट इंडेक्स क्या बनेगा? 4। 4, एग्जैक्टली। मतलब अगर हम कहते हैं कि इस इंडेक्स में 5, इस लिस्ट के अंदर 5 इंडेक्स पे चले जाओ तो क्या होगा? 4 इंडेक्स पे, 5 इंडेक्स पे। पर जाएंगे तो है ही हाँ, नहीं अगर फाइव। एग्जैक्टली नहीं है तो फिर क्या होगा? एरर आ जाएगा ना। यस सर। एग्जैक्टली तो फिर हम क्या करेंगे? हमें पता है कि वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, लेकिन लेंथ जो है वो एक प्लस में आ रही होती है हमारे पास। मतलब उसमें वो काउंट करना होता है कि अंदर नंबर्स कितने हैं। इंडेक्स माइन मतलब अब जो हमारे पास लेंथ आ जाएगी उसमें से -1 करते हैं तो हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 4 को रख दिया राइट के अंदर। ठीक है, अब राइट हमारा यहाँ पर है और लेफ्ट हमारा कहाँ पर है जी? यहाँ पर है। अब एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि हमने लेफ्ट और राइट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास मिडल वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि 2 स्लैशेस को यूज किया हुआ है। अगर हम सिंगल स्लैश यूज करते तो क्या होता? तो फिर पॉइंट्स पे भी वैल्यू आती ना, तो ये पॉइंट्स में वैल्यू ना आने के लिए फिर हम डबल स्लैश यूज करते हैं। एग्जैक्टली तो डबल हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो इंटीजर में आए, फ्लोट में ना आए। फोर्थ में ना आए ना। इसको कहते हैं हम इंटीजर डिवीजन। ठीक है, तो जब हम हमारा लेफ्ट जो है वो है 0, राइट है 4, हम 0 + 4 करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो टू आएगा। 2 आएगा, एग्जैक्टली। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हमने टारगेट वैल्यू कौन सी चूज करें, कि हमने किसको टारगेट करना है, कौन सी वैल्यू का ढूंढनी है कि वो किस इंडेक्स पे पड़ी है? कोई एक बता दे। सिर्फ 7। ठीक है, 7 ढूंढ लेते हैं। 7 से तो फिर ये होगा ना, अब हम 7 पे आ गए हैं और वो फौरन से हमें मिल जाएगा। आप 1 5, कर 9, लेते 10 या 1 में से कुछ बता दें। 1 कर। 1, ओके। सर 1। ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए हैं जी 2 पर। ठीक है, अब हमारी मिडिल वैल्यू जो है, मिड में क्या स्टोर हो गया? 2। अच्छा, अब हमने ढूंढना है 1 को। अगर हम ऐसा करते हैं कि वाइल लूप के अंदर चेक करते हैं कि जो हमारा लेफ्ट है वो लेस देन राइट है या नहीं, वो चेक किया था। फिर हम किस पे आए थे? हमने उसको 2 पे डिवाइड किया, हमें आंसर क्या मिल गया? 2 मिल गया। मिड के अंदर 2 स्टोर है। अब हमने नम्स के अंदर मिड पोजीशन पर, मिड के अंदर क्या स्टोर है? 2, मतलब 2 पोजीशन पर हमने चेक करना है कि वो 1 के इक्वल है या नहीं, जो भी वैल्यू पड़ी है। तो वो इक्वल नहीं है ना। नो 7 है। एग्जैक्टली तो अब हमें पता चल गया कि अभी हमें टारगेट नहीं मिला। अब हमारा क्या क्या काम है? अब हमने देखना है कि हमने लेफ्ट पार्ट में मजीद देखना है या राइट पार्ट में मजीद देखना है, मिड से। ठीक है, तो अब हम इस चीज का फैसला करेंगे। अब हम कह देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लाइन नंबर 10 पर आ गए हैं। 10 के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि नम्स के अंदर मिड पे जो वैल्यू पड़ी है, क्या वो छोटी है टारगेट से? नो। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि 1 जो है वो छोटा है, 7 बड़ा है हमारे पास, तो 7 ग्रेटर हुआ। तो हम चुप करके क्या करेंगे, एल्स में आ जाएंगे। अब हमें पता चल गया है कि हमारे लेफ्ट मिड पे जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, वो बड़ी है।
तो कंडीशन ये रॉन्ग हो जाएगी, हम एल्स पे आ जाएंगे। एल्स पे आके हम सिंपली क्या कर देंगे कि मिड में से एक माइनस करके राइट की वैल्यू दे देंगे। तो अब आर हमारा कहाँ पर आ जाएगा? 5 पे। एग्जैक्टली 5 पे आ गए। ठीक है, और चीज़ें थोड़ी सी मैसी होने लगे ना स्क्रीन पे तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैं साथ साथ रिमूव कर दूंगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये काम तो हमने कर दिया, मिड में से एक माइनस किया, मिड की वैल्यू थी 2, तो जब हमने एक माइनस किया तो वो हो गया 1, और 1 को हमने राइट के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा लेफ्ट जो है वो 0 पे है, और राइट जो है वो किस पे है जी? 1 पे। एग्जैक्टली यहाँ पे 1 इंडेक्स पे इसको। अच्छा, अब हम फिर वाइल लूप के अंदर गए। वाइल लूप की कंडीशन जो है लेफ्ट लेस देन और इक्वल टू राइट। ठीक है, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है? रिपीट कीजिएगा प्लीज, आवाज नहीं आई थी। अच्छा, ये जो लाइन नंबर 6 पे वाइल के साथ कंडीशन लगी हुई है लेफ्ट लेस देन और इक्वल टू राइट, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है? ट्रू है। ट्रू। लेफ्ट हमारा लेस ही है अभी। एग्जैक्टली, तो लेस देन है, ये ट्रू हो गई। हम फिर क्या करेंगे, लाइन नंबर 7 पे आ जाएंगे। लाइन नंबर 7 पे आके हमने कहा है कि लेफ्ट और राइट को आप ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे, 0 +1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय। डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा? सब। 0। एग्जैक्टली तो अगर हम 1 को 2 पे डिवाइड करते हैं वैसे ही तो 0.5 आएगा ना। यस तो सर। यहाँ पर हम यस इंटीजर सर। डिवीजन में कर रहे हैं। आएगा। एग्जैक्टली इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि इसके जो पॉइंट वाला पार्ट है ना उसको इग्नोर कर देगा, हमें 0 दे देगा। यस सर। तो अब हम चेक करेंगे कि नम्स के अंदर मिड पोजीशन पर जो वैल्यू पड़ी है, मिड के अंदर क्या स्टोर हो गया था, 0 स्टोर हो गया था लाइन नंबर 7 पे। तो अब 0 पोजीशन पर जो हमारे पास इंटीजर पड़ा है, क्या वो टारगेट के इक्वल है? बताएं, हमने यही चूज किया था ना कि 1 ढूंढना है। यस सर। यस सर। नहीं, कोई एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। हाँ। इक्वल नहीं है। इक्वल है। इक्वल है सर। ओके, ठीक है, इक्वल है तो क्या होगा? देन रिटर्न करेंगे मिड। एग्जैक्टली और मिड के अंदर क्या है? मिड हमारा फर्स्ट वाला मींस के 1। मिड हमारा 0 है ना, उसके अंदर इंडेक्स स्टोर है। जी जी। हम्म तो 0 रिटर्न हो जाएगा, और हमने बता दिया कि इस जगह पर हम इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम जो 1 को ढूंढ रहे थे वो ये है। ठीक है, यहाँ पर। यस सर। अच्छा, अब बाइनरी, अब तो यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट बनाई है, ठीक है, इस पर टोटल आइट्रेशंस कितनी हुई, कितनी दफा लूप चला? एन टाइम। गिन के बताए ना, हम भूल गए हैं। तो पहले मिड फाइंड किया, देन 1 2 3, सर थ्री, 3 टाइम्स हुआ है। ठीक है, जबरदस्त। हमने टू अच्छा टाइम्स मिड ये, फाइंड किया। 2 टाइम्स हमने मिड फाइंड किया। नहीं सॉरी, पहले मिड फाइंड किया तो 2 हमारे पास आया। मिड फाइंड करने के बाद देन अगेन मिड फाइंड किया तो हमारे पास 1 आया, देन अगेन मिड फाइंड किया तो हमारे पास 0 आया। इज इट? तो 3 टाइम्स हो यस गया। यस, अच्छा अब देखें, जब हमारे पास ना बहुत छोटा एरे होता है, ठीक है, तो हम उस पर लीनियर अप्रोच भी अप्लाई करें ना, कि हम इसी पे लूप लगा देते, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 ही एलिमेंट हैं, हम इस पे लीनियर अप्रोच अप्लाई कर देते, एक लूप लगा देते जो एक एक नंबर उठाता, चेक करता, और हम रिटर्न करवा लेते जैसे ही हमें आंसर मिलता। ठीक है, और हमने ये बाइनरी, अब दोनों में छोटे डेटा सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा इतना खास। ठीक है, तकरीबन कॉम्प्लेक्सिटी, तकरीबन रन होने में टाइम उतना ही लगा जितना लीनियर को लगना था।
तो हमें और फायदा किस वक्त होता है बाइनरी सर्च अप्लाई करने का सबसे ज्यादा? सर जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम यूज हो। नहीं नहीं, देखें, जब अगर फॉर अरे का एग्जांपल साइज हमारे पास मैं आपको बताता हूँ कि अगर तो फॉर एग्जांपल हमारे पास तो ये फाइव थे ना डिजिट्स, तो इस पे 3 टाइम वो चल गया और उसने हमें आंसर दे दिया। इन दैट केस के हमारे पास 1000 एलिमेंट्स होते, ठीक है, एरे के अंदर, और जो लास्ट वाला 1000 नंबर पे जो एलिमेंट पड़ा था वही हमारा टारगेट होता। तो अब हम लीनियर अप्रोच अप्लाई करते, तो कितने टाइम हमारा लूप चलना था? उसमें स्टार्ट से होना था शुरू, और एक एक एलिमेंट को कंपेयर करते हुए जाना था एंड तक। तो 1000 टाइम चलेगा ना। यस सर, अभी हाफ तो चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली तो अगर हम इसको उस इतने बड़े डेटा सेट पे बाइनरी सर्च अप्लाई करते, तो उसने क्या करना था, एक आइट्रेशन करने के बाद हमारा मिड तकरीबन 500 पे आ जाना था, और उसने हमें बता देना था कि हमने इसका स्टार्ट वाला पार्ट इग्नोर करना है या ये वाला पार्ट इग्नोर करना है। तो मतलब हमारे 500 एलिमेंट्स ऐसे होने थे जिनको हमने इग्नोर कर देना था। तो 500 टाइम बचत हो गई। ये सर टारगेट वैल्यू जिस साइड पे थी उसको कंसीडर करना था, उस हाफ पार्ट। एग्जैक्टली exactly. तो अब अगर फॉर एग्जांपल हम 1000 पे, अब हमने इसमें से तलाश करना है, तो हमारा जो मिड निकलता है फॉर एग्जांपल 750 निकलता है। तो अब हम इसके बाद क्या चेक करेंगे, हम कहेंगे कि इसका राइट पार्ट ये वाला इग्नोर करना है या ये वाला करना है, तो फिर 250 एलिमेंट्स इग्नोर हो जाने थे। तकरीबन 750 की हमारी बचत इस वक्त इतने में ही हो गई। ऐसे ही है। ये सर। तो इस तरह फर्दर डिवाइड करते तो फर्दर हाफ हो जाता। तो अब देखें कि वो 1000 टाइम चली और ये कितना थोड़ा सा चला और हम अपने टारगेट तक पहुंच गए। तो ये होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। फिर इसको बताने के लिए हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे नोटेशंस यूज़ करते हैं, जैसे बिग O ऑफ n हो गई लीनियर के लिए, और बाइनरी सर्च के लिए क्या होगी हमारी? बाइनरी के लिए सर ओलो। लोग यस, बिग O log ऑफ n। सर बिग लॉग ऑफ O एन का मतलब क्या है, हाफ टाइम? कांस्टेंट जिसमें होगी ना। कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट की तो अगर हम बात कांस्टेंट इन करें तो दैट केस सर के मतलब हम ऐसी मतलब उसको उसको कम करने की तरफ ला रहे हैं ना, उसको एक्सटेंड तो नहीं कर रहे ना किसी चीज को। हाँ कांस्टेंट जी। लाइक ये कह लें कि उसको शॉर्ट वे में ला रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं, कांस्टेंट हाँ। अगर हम वर्ड यूज करेंगे ना, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वैसे ही एज हम इट इज जनरल मतलब। जो फिजिक्स और उसमें पढ़ते हैं, जो चीज़ चेंज नहीं हो रही होती, ऐसी है यस, ना। एज इट इज जो होती है। यस सर। एग्जैक्टली exactly. तो अगर मैं आपको कह दूं कि मेरा टारगेट जो है वो इंडेक्स 4 पर पड़ा है, जाओ उठा के ले आओ, हर दफा आपको इसी इंडेक्स पर मिलेगा, तो आपको कोई लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जो आपके पास एरे है उसके अंदर 4th इंडेक्स पे जाओ और मुझे मेरा आंसर उठा के दे दो। तो ये होगी आपकी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता है आपका आंसर कहाँ पे है। सर लॉग ऑफ एन का क्या मतलब होता है? और लॉग ऑफ n का मतलब होता है, एक मिनट, कि हर टाइम हम हाफ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में ये समझ लें। ठीक है, अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो ऐसे होगी। अगर हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट जाते हैं ना, मैं माउस यूज कर रहा हूँ तो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। अगर हम ऐसे यूज कर रहे हैं तो ये हमारी क्या है, लीनियर अप्रोच है। ऐसे ही है ना। यस सर। अगर हम छोटे डेटा सेट पे बात करते हैं तो हमारी जो लॉग ऑफ n है वो भी तकरीबन लीनियर के बराबर ही टाइम ले रही होती है, लेकिन जिस वक्त हमारा डेटा सेट बड़ा होता है तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है। और जो कांस्टेंट है वो तो है ही फास्ट ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम बिग O ऑफ n स्केयर की बात करते हैं, ठीक है, ये बिग O ऑफ n स्केयर जो होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें स्केयर आ जाता है हमारे पास, ठीक है, इसका मतलब है कि हमने नेस्टेड लूप यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट में तो ठीक है, लेकिन फिर जाके बड़ी हो जाती है। फिर इसी तरह n³ और बाकी। ठीक है। सबसे ज्यादा कम टाइम लेती है कांस्टेंट, उससे कम टाइम लेती है बिग O ऑफ उससे लॉग थोड़ा ज्यादा n। ही log, हाँ जी। ठीक है। फिर लीनियर,
बिग ओ ऑफ एन, फिर बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, फिर क्यू, फिर जितनी बड़ी मर्जी लेते जाओ। तो ये अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि किसकी स्पीड कितनी होती है आंसर देने की, अप्रोच की। यस सर, कांस्टेंट की ज्यादा होती है एग्जैक्टली। बिकॉज उसने एज इट इज रहना है और वो फास्ट मूव करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, यस। क्योंकि वो उसको तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है ना, फट से जाएगा आंसर दे देगा हमें। एंड सर कांस्टेंट के बाद आपने क्या बताया, बिग ऑफ लॉग ऑफ एन। हाँ जी। और ये इनको ना ज्यादा वो आपने डीपली डिस्कस मतलब याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज आपने डिस्कस कर लेनी है सेशन के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर करके ऑटोमेटिकली ये चीजें आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाएंगी, और जब आप कोड देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा अच्छा इसकी ये कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मैंने भी इसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी याद करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग भी ना दीजिएगा, सिर्फ जो प्रॉब्लम आपने डिस्कस किया है उसकी क्या होगी वो डिस्कस कर लेनी है आपने। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ जाते जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप फेमिलियर होते जाएंगे। ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे इसी से हम्म। रिलेटेड कि एक तो बोलते हैं ना बिग ओ फैन, जो सिंपल अगर ओ फैन बोलते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ओ देखें, ओ फैन और बिग एक्चुअली हम जिस वक्त यहाँ ऑलमोस्ट पर सेम है। रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो बाजुकात हम यहाँ पर इसको बिग ओ के साथ ही ये बता रहे होते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बिग वर्ड मिस हो जाता है, ओ ऑफ एन कह देते हैं, तो उसका मतलब सेम ही है। ठीक है, ज्यादा वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी जल्दी में ऐसा समझ लें कि फ्लो फ्लो में निकल जाता है कि ओ ऑफ एन। मींस नॉट इन रॉन्ग सेंस, लाइक मतलब दोनों हाँ। यूज हो, इट्स नॉट अ। हाँ जी। लेकिन दोनों सेम। बेहतर यही है कि हम ये वर्ड, प्रॉपर वर्ड यूज करें, बिग ओ ऑफ एन। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस यही है। सर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे? हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यस, इसी की तरफ आना है। अच्छा, अब मुझे वो पर्सन जो थोड़ा वीक है, ठीक है, जो जिनको ऑलरेडी पता है, उनके अलावा आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एनी आइडिया स्पेस आपकी लॉजिक के अंदर? पर ओ फैन नहीं होगी, लूप चल रहा है। नहीं नहीं, लूप तो ये डिसाइड कर रहा है ना कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अच्छा, इसको छोड़ें कोड को, वैसे स्पेस का क्या मतलब है, लाइक स्टोरेज सर का क्या अगर मतलब है? स्पेस अगर मतलब एक एरे है, तो एरे की हम्म। एक तो अगर तो वो सिंपल उसी में उसने काम किया है, तो वो स्पेस ज्यादा यूटिलाइज नहीं की, एरे एज इट इज उसको वहीं का ही मतलब मूव किया है, तो फिर तो वो कांस्टेंट होगी, स्पेस मतलब एक्स्ट्रा यूज नहीं हुई। हम्म। लेकिन अगर हमने कोई क्या कहते हैं सेट बनाए हैं या कुछ एक्स्ट्रा कोई कुछ डेटा उसमें स्ट्रक्चर इनिशियलाइज किया है। यूज कर रहे हम्म। हैं, तो फिर उसमें जिस अकॉर्डिंगली जिस तरह से हमारी स्पेस बढ़ती चली जाएगी, हम उसको कहते जाएंगे। लेट्स सपोज अगर उसने हमने यहाँ पे सेट बनाया या डिक्शनरी बनाई है, तो वो क्या है कि वो ओ ऑफ एन में कंसिडर होएगा। तो इसी तरह से फिर जिस तरह से वो जितनी जितनी स्पेस वो उसमें कंज्यूम उसकी कंज्यूम होती जाएगी, वो उस अकॉर्डिंगली उसको देते चले जाएंगे। ऐसे ही है। एग्जैक्टली exactly। तो अब इसके अंदर हमने कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, एन डिक्लेयर किया हुआ है, लेफ्ट और राइट। तो आप इनको देखते हुए क्या कहेंगे कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? सब बस हम वो अपने लेंथ ही स्टोर करवा रहे हैं उसमें नाम्स की, और तो कुछ नहीं करवा रहे, बाकी या लूप चल रहा है। एग्जैक्टली exactly। तो एक वेरिएबल की मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है, एम आई राइट? ओके, आई एम नॉट श्योर बट यस मेरे यस, को। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, लेफ्ट के अंदर जीरो स्टोर कर दिया, मतलब जीरो भी एक नंबर है ना। यस। ठीक है, अब इसको मैं 12 कर दूं तो 12 भी एक नंबर है। तो मीन्स के ये लाइक अगर हमने लेफ्ट में जीरो या वट एवर जो भी उसमें है डिजिट है, हम स्टोर करवाते हैं, तो वो कांस्टेंट ही कंसिडर होगा। एग्जैक्टली exactly। लेकिन अगर हमने हम ऊपर एक वेरिएबल बनाया एन के नाम से जिसमें हमने लेंथ स्टोर करवाई है, तो उसने भी उसके तो अंदर स्पेस भी एक ली है। नंबर है। स्पेस तो ली ना उसने। स्पेस तो ली, लेकिन कांस्टेंट, जो ले ली बस, उसके अलावा नहीं चेंज हो रही। ओके फाइन। ठीक है, लेकिन अगर हम एरे लेते
ठीक है, इस तरह की एरे लेते अपने लॉजिक के अंदर यूज करते कि अगर हमारी इनपुट बड़ी छोटी हो रही है तो हमने जो इनिशियलाइज की है एरे उस पर भी असर पड़ रहा है, उसमें भी नंबर ज्यादा कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हमें वहां पर, दैट इज द इंडिकेशन कि हमें वहां पर देखना है कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम एक एरे ले लेते हैं, उसके अंदर हमारे पास इनपुट जितनी बड़ी मर्जी हो जाए लेकिन उसके अंदर हमेशा हमेशा सिर्फ दो नंबर्स ही स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, चाहे हमारी इनपुट 1,000 नंबर्स की होगी, 2,000 नंबर्स की होगी, 3,000 नंबर्स की होगी, लेकिन जो हमने इनिशियलाइज किया एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर उसके अंदर दो ही यूज हो रहे हैं, मतलब स्टोर हो रहे हैं, तो वो भी कांस्टेंट कंसीडर होगी। ठीक है। ओके सर। क्योंकि हमारी इनपुट से फर्क ही नहीं ना पड़ रहा उस पर, उसकी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा, तो वो चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है कि कांस्टेंट कंसीडर होगी। तो मीन्स फिर इसकी भी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ लॉग एन हुई। इसकी लॉजिक के अंदर आपने कोई डेटा स्ट्रक्चर इनिशियलाइज किया? नो। नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ लॉग एन ही। नहीं, वन। वन। सॉरी, ओ लॉग वन वन वन, सॉरी सॉरी सॉरी, यस ओ लॉग वन। एग्जैक्टली। जबरदस्त। तो इसका मतलब है आपने आज का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। सर कोडिंग में आके मसला होता है सर, बाकी तो हो ही जाता है। और वो सॉरी एक्चुअली मेरे जहन में दिया वो उसका था डाटा स्ट्रक्चर, वो जो आपने पूछा था कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा वो मेरा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए मैं रॉन्ग आंसर दिया आपको, सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास टाइम है, ठीक है, हम कोई और प्रॉब्लम भी देख लें, क्या ख्याल है? अच्छा, आप ऐसा करें कि प्रॉब्लम नंबर 1 जो है टू सम, वो आपने सॉल्व किया हुआ? सर कौन सा प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर 1। आई डोंट नो बट सर लेट मी चेक इट आउट। ये इसके लोगो पे क्लिक कर दें। मत हिलाओ मुझे सर, मेरे शायद नेट का इशू हो रहा है। चलें, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सर मेरा नेट का इशू है। एम आई ऑडिबल? यस यस, आपकी आवाज़ आ रही है। बट सर नेट का इशू हो रहा है तो नहीं हो रहा ना। नहीं, कोई बात नहीं, आप स्क्रीन शेयर स्टॉप करें, मैं शेयर कर देता ओके सर, थैंक यू। हूँ। ये वाइट बोर्ड फिर से हो गया। अच्छा, ये प्रॉब्लम है हमारे पास, टू सम, बहुत इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें करना क्या है कि हमें एक एरे दी हुई है इंटीजर्स की, जिसका नाम क्या है, हमारे पास नाम्स है। ठीक है, और हमें एक इंटीजर दिया हुआ है टारगेट वेरिएबल। रिटर्न इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू टारगेट। ठीक है, हमने ऐसे क्या करने हैं, दो इंडेक्स रिटर्न करने हैं जिनको ऐड करके टारगेट के इक्वल आए। अब यहाँ पे उसने कंडीशन दी हुई है, क्या कहा हुआ है, यू मे assume दैट सच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ठीक है, कि कह रहे हैं कि आपने जब कोड करना है ना, तो आपने ये एज्यूम कर लेना है कि जो आपको एरे दी होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपसे मांगा हो 6 टारगेट, ठीक है, कि तो आपको ऐसा नंबर भी मिल जाए, 2 और 4 भी मिल जाए, ठीक है, और 3 और 3 भी मिल जाए। तो कह रहे हैं ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी, जस्ट एक ही सोल्यूशन होगा उस एरे के अंदर, तो वो सोच के आप चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि हमें टारगेट 6 ढूंढना है, तो अगर हम 3 को 2 टाइम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 6।
फिक्स हो जाएगा, ये काम नहीं करना हमें। ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो बस सिर्फ इतना सा ही सिंपल सा काम है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि आपके माइंड में क्या लॉजिक आती है। तो सिंपल ये कि लाइक हम अपना टारगेट वैल्यू कंसीडर करनी है कि 9 हमें चाहिए। तो हम ये लेट हम्म। सपोज जैसे प्लस करते जाएंगे, वो बनाएंगे क्या, पॉइंटर्स लगाएंगे। अगर फर्स्ट पॉइंटर 2 पे होगा और सेकंड पॉइंटर 7 पे होगा, दोनों को सपोज अगर प्लस करते हैं वी नी तो आंसर अगर आ जाता है देन वेल एंड गुड। नहीं आता तो फिर जो सेकंड पॉइंटर है वो नेक्स्ट मूव करेगा। इस तरह से वो टैली करते चले जाएंगे और हम उनकी टारगेट वैल्यू को ले लेंगे। इज इट? बिल्कुल। तो ये जो आपने मुझे बताई है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी ऑफ एन स्केयर। ठीक है, मतलब नेशनल लूप लगा लें। एक लूप क्या कर रहा होगा, 2 पे खड़ा होगा। ठीक है, दूसरा लूप जो होगा वो 7 से स्टार्ट होगा। 7 उठा के 2 में ऐड करेगा, देखेगा टारगेट के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर 11 उठा के 2 में ऐड करेगा। फिर 15 उठा के 2 में ऐड करेगा। अगर आंसर मिल गया तो ठीक है, वरना फिर आउटर लूप पे चला जाएगा, आउटर लूप 7 पे खड़ा हो जाएगा। फिर इनर लूप क्या करेगा, 11 को उठा के 7 में ऐड करेगा, 15 को उठा के 7 में ऐड करेगा, चेक करता रहेगा। ठीक है। बारी बारी सबके पेयर्स बनाएगा ना, पेयर्स बना के हम्म। अपनी टारगेट वैल्यू को एग्जैक्टली। तो मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास हुआ तो हम टाइप करने से बच जाएंगे। तो अच्छा, ये मैंने तो किया हुआ है सर, निकालूं अगर नेट अगर हो जाता तो। मैंने भी दोनों ठीक है सर, तरीकों आप से कर किया हुआ है। लीजिए। ठीक है। कोई बात नहीं। अच्छा, अब हमने इसके अंदर क्या किया, प्रॉब्लम के अंदर एक ऐड के नाम से ना वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर जीरो स्टोर करवा दिया हमने। ठीक है, ताकि जब भी सम करें ना हम, तो जमा करके हम ऐड के अंदर स्टोर करवा लें, और ऐड को हम कंपेयर करवाते हैं टारगेट के साथ। इसलिए हमने वेरिएबल ले लिया यहाँ पे। अब जो हमारा फर्स्ट लूप है, ठीक है, वो हमारा स्टार्ट होगा आई, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से, यहाँ से जीरो से, जीरो इंडेक्स से। ठीक है, बट जो हमारा इनर लूप होगा ना, वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा। सेकंड बस इंडेक्स। सर एग्जैक्टली। क्वेश्चन क्या इसमें हमारा जो आई होगा वो हमारा स्टार्ट होगा जीरो से। है? ठीक है, और जो हमने इनर लूप लगाया, नेस्टेड फॉर लूप यूज कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, मतलब लूप विद इन अ लूप। वो 7 से स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आई अगर हमारा जीरो था, ठीक है, तो जे की वैल्यू स्टार्ट में क्या होगी, 1। राइट। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्ट में बता दिया इसको कि i+1 से स्टार्ट होना है आपने। अगर आई की वैल्यू 2 होती तो जे की क्या वैल्यू होनी थी। 3। एग्जैक्टली। तो अब हमने इसको जीरो से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और हमने कहा जे जो है हमारा i+1 से स्टार्ट होना चाहिए। अब आई हमारा जीरो पर है, मतलब इसको हम अगर नम्स के अंदर देखें, जीरो पोजीशन क्या बनती है, ये 2 वाली बनती है, और जे की बनती है 7 वाली। ठीक है, सर आई हमने में क्या लेंथ किया, -1 कर रहे हैं क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जे जो है वो आई में लेंथ क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो आई प्लस मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा ओके एक मिनट। ये हमने लूप जो है ना, जब भी हम यहाँ पर कोई वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, उससे लेस देन हमें वैल्यूज देता है चल के। इस बात का तो पता है ना। है। ये सर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर -1 इसलिए किया कि हमारा जो ये है आई, वो 11 से आगे ना जाए, क्योंकि यहाँ पे तो जे होगा ना। ठीक है, i+1 जे हो जाएगा। तो अगर फॉर बस एग्जाम्पल, हमारा, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, थोड़ा सा अगर हम्म, मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आई लूप जो है वो 15 पे सपोज आता है, जो कि हमारा इंडेक्स बनता है 0 1 2 3, 3 बनता है। ठीक है, तो 3 पे अगर आता है और जो हमारा जे लूप है वो 11 पे है, तो जे में -1 इसलिए किया है कि वो नेक्स्ट मूव करेगा, और जो आई में -1 इसलिए किया है कि वो फर्दर मूव ना करे, यहीं पे स्टॉप कर जाए।
आपने जे में -1 करवा दिया है और फिर उसके बाद आई में भी -1 करवा दिया है। हाँ, आई आई में -1 नहीं, नहीं जे में प्लस करवाया ना, कि हम्म वो फर्दर उसने मूव करना है, आगे जाएगा। और अब आई देखें में ना। -1 जी। हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आई हमारा 15 पे आ जाता है तो जे की वैल्यू क्या होगी, i+1। तो क्या i+1 एग्जिस्ट करेगा? सर i+1, यस सर, 15 पे वो दोनों लूप फिर एक ही पे आ जाएंगे। नो मैम, आप देखें कि आई को वैल्यू हमें मिली यहाँ से फॉर एग्जांपल 3, ठीक है, जहाँ पर 15 पड़ा है। ठीक है, अब हम जे वाले लूप के अंदर आते हैं और हम i+1 करते हैं तो उसको मिलेगी 4। ठीक है, 4 कहाँ है? फिर हम नम्स के अंदर ये 4th पोजीशन पर जाके देखेंगे तो क्या होगा? वो होगा ही नहीं। होगा ही नहीं, एरर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए जरूरी है कि हम आई को 11 पर रोक दें, क्योंकि हमारा जो इनर लूप होगा उसमें ऑटोमेटिकली i+1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम 15 को यस सर। जे वाले लूप के अंदर एक्सेस कर लेंगे। यार गोली जरूरी है। कोई पर्सन कुछ पूछना चाह रहा है? नो नो सर काइंडली इसको रिपीट कीजिएगा प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। हाँ प्लीज, मैं बिल्कुल कर देता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि इसको ड्राई रन कर लेते हैं और हमें आंसर चाहिए 15 + 11 कितना होता है? 26। यस सर। हमें टारगेट चाहिए 26। हम 26 को तलाश करते हैं। हमने आई को चला दिया, हमने कहा कि आपने लेंथ -1 कितना हो गया हमारे पास, 3। तो ये 3 से लेस देन चलेगा। ठीक है, 0 1 2, ये तो क्लियर है ना? यस सर। 0 1 2, ठीक है। अच्छा, अभी हम कर रहे हैं जी 0 पे हैं। इधर आ गए। जे में हमने कहा कि आपने i+1 से स्टार्ट होना है, तो जे कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। ठीक है। यस सर। हम्म, अब हम आ गए लाइन नंबर 11 पर। लाइन नंबर 11 के अंदर हमने कहा नम्स के अंदर ith पोजीशन पे जाओ, तो उसको क्या वैल्यू मिलेगी? सर वो टू। 0 इंडेक्स लेगा ना। हाँ, टू वैल्यू जीरो मिलेगी। नम्स के अंदर 0 इंडेक्स पे जाएगा तो क्या मिलेगा? टू। 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 एग्जैक्टली, 2 प्लस, अब नम्स के 7 अंदर जे इंडेक्स पे जाएगा तो क्या मिलेगा? 7। 7 बिल्कुल। तो जे की क्या वैल्यू थी, 1 थी ना, तो 1 इंडेक्स पे 7 पड़ा है। तो हमने इसको ऐड कर लिया। तो 7 + 2 कितना होता है, 9। तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो लाइन नंबर 10 पे लिखा हुआ है लेंथ और नम्स, तो हमारे पास टोटल एरे की लेंथ देखेगा ना, ये कितना है, तो ये हाँ फोर जी, तक तो 4 तक चलेगा ये। लेंथ ऑफ नम्स 4 आ जाएगी तो 4 से लेस देन लूप चलेगा। ठीक है, तो ये दोबारा चलेगा भी। हम्म बिल्कुल। तो अब इसको 7 ऐड किया तो इसको आंसर नहीं मिला। ये हमारी जो कंडीशन थी 12 लाइन पे, ये रॉन्ग हो गई। अब ये दोबारा जे लूप पर जाएगा, इस वाले लूप पे। ये तब तक चलेगा लूप जब तक के इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। ठीक है। तो जे की वैल्यू क्या थी जी, 1 थी ना। अब चलेगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है। अब ये लाइन नंबर 11 पर आया, इसने आई पोजीशन पे देखा, इसको कौन सा एलिमेंट मिला, स्टिल 2 ही था ना, आई की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। चेंज हुई है तो जे की वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, फिर 2 इंडेक्स पे इसको मिलेगा 11, और 11 + 2 कितना होता है, 13। तो ये लाइन नंबर 12 पे चेक करेगा कि ऐड के अंदर जो आपने वैल्यू स्टोर किया वो टारगेट के इक्वल है या नहीं है। तो वो इक्वल तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। ये फिर जे के ऊपर लूप पे चला गया। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 3, विच इज लेस देन 4। ठीक है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 3 हो जाएगी। अब फिर ये क्या करेगा कि 2 के अंदर 15 को ऐड कर देगा। ठीक है,
15 को 7 ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा 17। 7 वो भी आंसर नहीं है, हमने तो 26 लेना है। फिर ये क्या करेगा, दोबारा फॉर लूप के अंदर जाएगा। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 4, और फिर ये चेक करेगा कि क्या 4 से लेस देन है। नहीं, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इससे लेस देन ही रहना है। तो जब लूप यहाँ से टर्मिनेट होगा, ऑटोमेटिकली ये किधर चला जाएगा, अपने आउटर लूप पे। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 लेकर दोबारा इसके अंदर आएगा, और ये i+1 हो जाएगा। तो मतलब इसको जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। यस 2 हो जाएगी। तो 2 इंडेक्स पे 11 पर है, तो हम 7+11 करेंगे, कितना हो जाएगा 18। 18। तो 18 भी हमारा 26 के इक्वल नहीं है। तो फिर दोबारा जे लूप के अंदर जाएगा, और अब जे में इंक्रीमेंट होगा तो इसको क्या मिल जाएगा 3। ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हम्म ये जो आप बता रहे हैं इट्स क्लियर, ऑलमोस्ट क्लियर। मुझे अब ये कंफ्यूज कर रहा है कि हमने 26 क्यों लिया, ऑल्दो कि हमारी टारगेट वैल्यू तो 9 थी, ये बट हमने वाई। समझने के लिए लिया। टारगेट ही चेंज किया है। ओके, टारगेट ही चेंज किया है, ये मैंने वर्स्ट केस रखा है, ताकि हम एंड तक पहुंच जाएं, और एंड पे पहुंच के जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रही थी कि ये -1 क्यों किया और यहाँ पर -1 नहीं है, तो उस पॉइंट को क्लियर कर लें। इसलिए ओके, मैंने वर्स्ट केस रखा। ठीक है। थैंक यू सर। हम्म। अच्छा, तो अब ये भी नहीं मिला। ठीक है, फिर इसने 7+15 किया, फिर भी नहीं इसको मिला आंसर। 7+15 कितना होता है, 22। इसको आंसर नहीं मिला। फिर क्या करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, और वो है 11। अब जे की वैल्यू i+1 कितनी हो जाएगी, 3। एम आई राइट, यस सर। 15। अच्छा, तो अब तो ये तो हमें आंसर मिल गया ऐड होके, लेकिन इन दैट केस कि अगर हमें अभी भी आंसर ना मिलता, हमारी लिस्ट के अंदर आंसर ना होता, तो क्या होता। ठीक है, और हमने यहाँ पर -1 नहीं किया होता। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमें आंसर नहीं मिला, हमारा आंसर था जी 27, आंसर लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम जे में आई में इंक्रीमेंट करते, आई हमारा हो जाता 15, मतलब 3 इंडेक्स। ठीक है, फिर जे लूप में आते, जे के अंदर i+1 करते, तो 3+1 कितना होना था, 4। 4। हमने नम्स के अंदर आई पोजीशन पे 3 पोजीशन पे जाते तो हमें 15 मिल जाना था। अब हम नम्स के अंदर 4 पोजीशन पे जाते तो क्या होता, नहीं करते। तो 15 ही मिलता ना, सेम। नहीं 15 तो तो 3 कुछ पे पड़ा है। उसको कुछ मिलता ही नहीं। तो 4 पे तो कुछ भी नहीं ना, फिर वो कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर आ जाना था। ठीक है, तो हमने i+1 करना है। तो इसका मतलब है कि आई को हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा, ताकि i+1 वाला सीन हमें डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, सर +1 तो हम इसलिए करते हैं ना कि नेक्स्ट वैल्यू हमने उसमें ऐड करनी है। मुझे एग्जैक्टली कोडिंग में सर इसीलिए यही इशू आते हैं। तो सर +1 हमने इसलिए किया कि हमने नेक्स्ट वैल्यू ऐड करनी है, -1 हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने लास्ट वैल्यू डिडक्ट करनी है, या हमने एंड से स्टार्ट लेना है। ऐसे ही है सर। हाँ जी, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर -1 नहीं करते, तो फॉर लूप ने लेंथ ऑफ नम से लेस देन चलना ही चलना था। ठीक है, तो हमें, अगर हम -1 ना करते यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होना था, आई ने आ जाना था 15 पे एट द एंड। ठीक है, तो यस सर। ये चीज हमें फिर डिस्टर्ब करती, तो यस हमने सर। इसको एक स्टेप पहले रोका आई को, -1 करके। तो राइट। -1 का यही रोल है यहाँ पर। ओके सर, थैंक यू, नाउ क्लियर। यस,
तो अब मुझे बताएं, इसमें लूप लगा हुआ है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू को पकड़कर पूरी लिस्ट विजिट कर रहे हैं, फिर दूसरी वैल्यू को पकड़कर पूरी लिस्ट विजिट कर रहे हैं, फिर तीसरी वैल्यू को पकड़कर पूरी लिस्ट विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1000 नंबर्स होते इसमें, तो फर्स्ट नंबर को पकड़ के 999 वैल्यूज को ऐड करके देखते, फिर सेकंड पकड़ के 998 वैल्यूज को ऐड करके देखते, फिर थर्ड पकड़ के 997 वैल्यूज को ऐड करके देखते। तो ये हमारी कितनी ज्यादा इटरेशंस हो जानी थी, ऐसे ही है ना। यहाँ पर बेतहाशा इटरेशंस, फिर यहाँ पे यस। बेतहाशा इटरेशंस, फिर यहाँ पर। तो इस तरह के सीन को देखकर आपने सीन याद रखना है, सिचुएशन याद रखनी है, ठीक है। इस तरह का जब हमारे पास सीन क्रिएट हो रहा होगा कि एक नंबर के लिए लेकर हम पूरी लिस्ट को विजिट कर रहे होंगे, फिर दूसरे को लेके पूरी लिस्ट को विजिट कर रहे होंगे, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वहां पर हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो स्केयर कॉम्प्लेक्सिटी होगी। दैट क्लियर? यस सर। सर हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, डबल लूप लग रहा है, डबल नेस्टेड लूप लग रहा है, तो उसकी हमेशा एंड स्क्वायर ही होती है। हाँ हाँ, स्टार्ट में आप रख सकते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि तकरीबन इनर लूप जो होगा ना वो इफ कंडीशन की तरह उतना ही रन हो रहा होगा जितनी इफ कंडीशन हो रही होती है। कोई उसमें एक आधा सीन ऐसा होता है जिसमें 2 टाइम वो लूप चल जाता है, वरना 1 टाइम में चल रहा होता है। तो उस सिचुएशन में फिर हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन वैसे जनरली आप ये याद रख सकते हैं जहाँ पर 2 लूप लगे हों वहाँ पे एन स्केयर होती है, ठीक है। तो स्पेस भी एंड टाइम बोथ। स्पेस कितनी होगी? स्पेस नहीं, क्योंकि वो उसी में ही वो घूम रहा है ना, तो हाँ हाँ, वो स्पेस भी हमने तो कोई एंड। आप लाइन नंबर 8 से लेकर 13 तक देखें, हमने कोई एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर यूज किया? नो सर। लाइन नंबर 13 पे किया ना। आई और जे को एरे के अंदर रखवा कर रिटर्न कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। यस सर। हाँ, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर्स 1000 हो जाए, तब भी हमने 2 ही रिटर्न करने हैं ना इस एरे के अंदर रख के। यस सर। तो इसका मतलब है कि क्या होगा, तो असर नहीं सर पड़ रहा है इस पे। हम्म तो जिस दो पे भी असर ना पड़ रहा हो नहीं, वो 10 कांस्टेंट होती है। 1000 से भी उतना ही है सर। जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया और हमारा टाइम भी अप हो गया, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, बेस्ट ऑफ लक। ऐसी मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। थैंक यू। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।